तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने कैरी ओवर मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैरी ओवर मूवमेंट और कैरी ओवर फैक्टर। तो मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको इंटरनल हिंज है और वो किस डिस्टेंस पे है, 15 मीटर एंड 5 मीटर। 15 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड 5 मीटर फ्रॉम हिंज्ड एंड। अप्लाइड मूवमेंट है एम और ए एम ए आपका क्या है, इंड्यूस्ड मूवमेंट है। तो इन्होंने हमसे पूछा कि आप बता दो कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू क्या है और ये जो आपका एम ए है इसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, तो हमने अभी क्या देखा था, अगर इस तरह का केस हो तो हमारे पास कैरी ओवर फैक्टर हम कैसे निकालते थे, ए बाय बी कर देते थे। इसका मतलब कैरी ओवर फैक्टर 15/5 करेंगे तो हमारा कैरी ओवर फैक्टर कितना आया, 3। और इसका मतलब कैरी ओवर फैक्टर हमारे पास 3 आ गया। और कैरी ओवर फैक्टर आपका होता क्या है, एम ए अपॉन एम होता है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, एम ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, एम इंटू कैरी ओवर फैक्टर। तो एम की वैल्यू आपके क्या है, ये एम ही है और कैरी ओवर फैक्टर 3 है। तो एम ए इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ देख रहे हो आप, अप्लाइड मूवमेंट आपका 3 है, लेकिन जो आपका मूवमेंट इंड्यूस्ड हुआ है इस एंड पे ड्यू टू इंटरनल हिंज, वो क्या हो गया, अप्लाइड मूवमेंट का भी 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ अभी इस केस में क्या देख रहे हो कि आपका कैरी ओवर फैक्टर 3 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो एक बात आपको नोट करने लायक है इस एग्जाम्पल में कि कैरी ओवर फैक्टर जो है इट कैन बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक, बट कब, किस केस में, but only if there is internal hinge। ठीक है, इंटरनल हिंज हो स्ट्रक्चर में। अब मैं ये बोलूं कि अगर हमारे पास कोई इंटरनल हिंज ना हो, मतलब विदाउट एनी इंटरनल हिंज, आपके पास कोई भी कैरी ओवर मूवमेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, कैरी ओवर फैक्टर। तो मैं बोलूं कि कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू कहाँ तक रहती है, विल बी फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, मिनिमम कैरी ओवर फैक्टर -1 जाएगा और मैक्सिमम कैरी ओवर फैक्टर +1 जाएगा अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई भी इंटरनल हिंज नहीं हो। लेकिन अगर इंटरनल हिंज है तो इट कैन गो मोर देन 1। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट, क्या है वो, स्टिफनेस, या फिर आप उसको स्टिफनेस फैक्टर भी बोलोगे। तो हम क्या देखने जा रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो कि है स्टिफनेस के बारे में पता करते हैं, या फिर स्टिफनेस फैक्टर। तो आपका ये स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस आपका होता है किसी भी जॉइंट पे अगर कोई भी मूवमेंट, ठीक है, किसी भी जॉइंट पे कोई भी मूवमेंट जो कि कितना रोटेशन प्रोड्यूस करे, यूनिट रोटेशन। ठीक, तो स्टिफनेस क्या होगा कि किसी भी जॉइंट पे वो मूवमेंट जो कि यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं वहां पे, तो उसको आप स्टिफनेस बोलोगे। तो अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो स्टिफनेस ऑफ एनी जॉइंट is the movement that is required to produce unit rotation at
दैट जॉइंट। तो स्टिफनेस एक्चुअली में आपका मूवमेंट के बराबर ही होगा, बट कब? जब आपका यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है? तो किसी भी जॉइंट पर यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको जितना मूवमेंट लगाना पड़ता है, वो मूवमेंट ही आपका इक्वल होता है टू स्टिफनेस। तो इसमें भी हम कुछ केसेस देख लेते हैं। ये हो गया स्टिफनेस। तो अब हमारे पास हम क्या करें, हम केस 1 देखते हैं। केस ए मान लेते हैं, ठीक। ये क्या है कि व्हेन, अब वही केसेस जो हमने अभी तक देखते हैं, उसी में ही हम उसी वे में डिस्कस करते हैं। तो व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी? तो मैंने क्या बोला, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब आपके पास क्या है, आपने क्या किया, अप्लाई मोमेंट यहाँ जनरेट किया और ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, फार एंड फिक्स्ड हो, फार एंड फिक्स्ड हो, ये मोमेंट जनरेट हुआ। अब मैंने क्या बोला कि क्या करे, स्टिफनेस रोटेशन, यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करे। तो अगर मैं इस मूवमेंट को, अगर मैं ये मूवमेंट लगा रही हूँ, तो इस मूवमेंट की वजह से कुछ इस तरह से रोटेशन आएगा, आएगा। तो अगर मैंने इस रोटेशन की वैल्यू मानी, क्या, ये मैंने बोल दिया, मान लो थीटा भी, ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, होता है, ठीक। और अगर मैं ये कांस्टेंट हटाऊं, तो मैं क्या करती हूँ, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, एक कांस्टेंट लगाती हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट भी, इस कांस्टेंट को भी आप क्या बोल देते हो, तो फोर्स कांस्टेंट बोल देते हो, इसको आप स्टिफनेस बोल सकते हो अभी इस केस में। अब मैं अभी क्या करूँ, अच्छा इसको स्टिफनेस मत ही बोलो अभी, एस इज इक्वल टू के एक्स, बस इतना जान लो। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, तो मोमेंट भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, तो मैं लिख सकती हूँ एम इज इक्वल टू के थीटा, ठीक। अब ये के की वैल्यू, ये कब स्टिफनेस बन जाएगा, कब बनेगा, जब आपका थीटा जो है 1 के बराबर हो जाए। When your theta is equal to m1, then what will happen? Your m will become k, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है स्टिफनेस का, ठीक है। के को आप स्टिफनेस से प्रेजेंट करते हो। तो अगर मैं बोलूँ, तो मेरे पास अभी इक्वेशन क्या है, के इंटू थीटा बी है। मैंने अभी ये नहीं बोला है कि ये यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस हो गया है, मैं बस ये बोली हूँ कि मूवमेंट को मैं के इंटू थीटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक। अब मैंने क्या बोला, मेरे को थीटा बी इज इक्वल टू 1 लाना है। तो मैं क्या करूँ अभी, अच्छा, मेरे को इस पॉइंट पे भी थीटा बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो वही क्या होगी, हमको ये पता करना है। तो मैं वही अपना काम करती हूँ नॉर्मल, कौन सा वाला, कि पहले मैं रिएक्शन की वजह से निकालूंगी एक बार रोटेशन, और एक बार निकालूंगी मूवमेंट की वजह से, फिर कैलकुलेट करूंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मूवमेंट की वजह से कैलकुलेट करना चाहा। तो मैंने क्या देखा कि मूवमेंट जैसे मैंने अप्लाई किया, मेरे पास कुछ इस तरह से आता है। ये तो हुआ आपका डिफ्लेक्शन, राइट। हम वी डोंट वांट डिफ्लेक्शन हियर, हमको क्या चाहिए, हमको रोटेशन चाहिए। तो मैं इस पॉइंट पे क्या बोल सकती हूँ, कुछ इस तरह से थीटा बी वन रोटेशन क्या है, और डिफ्लेक्शन हमारा कुछ इस तरह से गया है, डेल्टा बी वन। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, एक और चीज, अब देखो, अब रिएक्शन है, अब हमने कितनी बार देखा हुआ है, ये रिएक्शन जो है आपका डाउनवर्ड आता है। तो मैंने क्या किया, डाउनवर्ड लगा दिया, और मैंने
अब ये देखा, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आता है, तो ये हुआ आपका थीटा b2, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन डेल्टा b2। तो इस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, डेल्टा b शुड बी इक्वल टू डेल्टा b1 माइनस डेल्टा b2, और दोनों का जीरो आना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो, ये मूवमेंट की वजह से कितना आता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI माइनस ये रिएक्शन की वजह से आर बी एल क्यूब अपॉन 3 EI इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ से अपना आर बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या आ रही है वो, 1.5 एम बाय एल। ये हुआ मेरी रिएक्शन एट बी की वैल्यू, ठीक। और पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब जो मैंने कंसिडर किया था वो ठीक है। सेकंड चीज मैं क्या कर सकती हूँ, थीटा बी की वैल्यू निकालूं, दैट इज थीटा b1 माइनस थीटा b2। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि रोटेशन जीरो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, रोटेशन कुछ भी हो सकता है। मैं उस रोटेशन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, रोटेशन की वैल्यू निकालनी है। डिफ्लेक्शन तो पक्का जीरो होगा, तो मैंने इक्वल टू जीरो रख के अपने रिएक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा डिफ्लेक्शन रोटेशन की वैल्यू आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, एम एल अपॉन ई आई करूंगी माइनस आर बी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। अब इसका फर्दर मैं करूँ तो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आता है, थीटा बी आता है इक्वल टू एम एल अपॉन 4 EI। ये मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई थी, क्या थी वो थी एम इज इक्वल टू के थीटा बी, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मेरे पास थीटा बी की वैल्यू है। मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो क्या आएगा, मैं लिखूँ पुट थीटा बी इन इक्वेशन 1, तो मैं क्या देखती हूँ, एम इज इक्वल टू के इंटू एम एल अपॉन 4 EI। एम से एम कैंसिल, और मैंने देखा कि मेरी के की वैल्यू क्या है, 4 EI बाय एल। तो ये होती है आपकी स्टिफनेस की वैल्यू व्हेन योर फार एंड इज फिक्स्ड। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। और आप जो है केस 1 आपका प्रॉपरली हो गया। अब मैं सिमिलरली मैं ये देखूं कि व्हेन योर फार एंड इज हिंज्ड, उस केस में आपका क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा k इज इक्वल टू 4 EI, और इससे पहले मैंने क्या बोला था कि आपका ये स्टिफनेस मोमेंट के बराबर होगा जब आपका रिलेटिव जो आपका थीटा है, अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये स्टिफनेस की वैल्यू मोमेंट के बराबर हो जाती है। हमने देखा था एम इज इक्वल टू के थीटा आया था, एंड थीटा वी आर पुटिंग 1, तो यही स्टिफनेस की वैल्यू मोमेंट के बराबर हो जाती है, दैट इज 4 EI एल। तो आप क्या बोल सकते हो, स्टिफनेस इज द मोमेंट व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या वैल्यू आती है इस पर्टिकुलर मोमेंट की, 4 EI बाय एल। इसी मोमेंट पे आपका थीटा हमेशा 1 होगा, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द स्टिफनेस। तो आपने पहला केस डिस्कस कर लिया, दैट इज व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। अब मैं अगर सेकंड केस बोलूं, जब आपका फार एंड हिंज्ड हो। व्हेन फार एंड इज हिंज्ड। तो मैंने कुछ इस तरह से, ये मेरे पास डायग्राम है, और मैंने बोला कि यहाँ तो रोलर लगा हुआ है एंड यहाँ हिंज है।
मैंने क्या किया, मैंने मूवमेंट अप्लाई किया एम, एम मूवमेंट अप्लाई किया हुआ है बी पॉइंट पे, ये मैंने मान लिया ए और बी। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मूवमेंट निकालना है ए से, सॉरी मुझे क्या निकालना है, स्टिफनेस निकालनी है। तो क्या होगा, जैसे ही मूवमेंट अप्लाई हुआ, हम क्या देख सकते हैं, हम इसमें एक चेंज दे सकते हैं, क्या कुछ इस तरह से चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये होगा मेरा थीटा बी, यहाँ पे कुछ आया थीटा ए। हमें क्या निकालना है, हमें इस मोमेंट की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए थीटा बी 1 हो जाए। ठीक है, हमको क्या देखना है कि मोमेंट एम की वैल्यू क्या होगी फॉर विच योर थीटा बी बिकम्स इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि मोमेंट हमने बी पे ही अप्लाई किया है, तो हम क्या देखेंगे, थीटा बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग मोमेंट एरिया मेथड, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, कहाँ पे, सॉम के केस में। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा होगा। मोमेंट एरिया मेथड में आप क्या करते हो, सिंपली इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाते हो। तो अगर मैं देखूं मोमेंट इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट तक कोई मूवमेंट जाएगा नहीं, जीरो। तो ये तो आपका मूवमेंट डायग्राम हुआ, इसको सिंपली आप ई आई से डिवाइड कर दो तो ये एम अपॉन ई आई डायग्राम बन जाता है। ठीक है, और लेंथ मैंने मान ली एल, मैंने बोला ये एम अपॉन ई आई डायग्राम है। और मुझे क्या देखना होता है, इसका जो टेंजेंट है, मान लो ये, और दूसरे पॉइंट ए के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया ये ए डैश है। ठीक, अब मैं क्या देखती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर मोमेंट एरिया मेथड मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ थीटा बी इंटू एल, मतलब थीटा बी इंटू लेंथ, ये क्या देगा, ये ए की वैल्यू देगा, ए डैश। और ए डैश क्या होता है आपका, इसकी वैल्यू आप मोमेंट एरिया डायग्राम से दे सकते हो, जो कि क्या होगी, एरिया ऑफ दिस मोमेंट एम अपॉन ई आई डायग्राम। ठीक, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम कितना होगा, 1/2 इंटू एल इंटू एम अपॉन ई आई बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हैं। और क्या कर सकती हूँ मैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देने के लिए इसका जो सी जी होगा उसका पॉइंट ए से डिस्टेंस, ये मान लो सी जी यहाँ कहीं पड़ेगा, इसका ए से कितना डिस्टेंस होगा, 2/3 ऑफ एल। ठीक, तो ये होता है आपका मोमेंट एरिया मेथड। अब अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ थीटा बी इंटू एल विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, अपॉन 3 EI बोल सकती हूँ मैं। हाँ, अब मैंने एल से एल कैंसिल किया, और तो मेरे को क्या बचा, थीटा बी इज इक्वल टू एम एल अपॉन 3 EI। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वी वांट थीटा बी इज इक्वल टू 1, उस पे आपकी मोमेंट की क्या वैल्यू है, तो मैंने 1 रख दिया, 1 इज इक्वल टू एम एल अपॉन 3 EI। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, मेरी मोमेंट की क्या वैल्यू आ रही है, व्हेन वी वांट यूनिट रोटेशन दैट इज 3 EI बाय एल। तो यही आपका स्टिफनेस होता है, तो स्टिफनेस की वैल्यू भी आपकी आ गई 3 EI बाय एल। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने स्टिफनेस की वैल्यू निकाल ली इन केस ऑफ आपका जब फार एंड हिंज्ड हो। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब आपका फार एंड फ्री हो, मतलब आपने क्या किया, कोई लोड, कोई भी सपोर्ट नहीं लगा, फ्री छोड़ दिया है। व्हेन योर फार एंड इज फ्री, मैंने बोला फार एंड फ्री है, तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो मैंने माना यहाँ हिंज है, ये फ्री एंड है, और मैंने इस एंड पे मूवमेंट लगाया है। अब मुझसे ये पूछा गया है कि स्टिफनेस बता दो, के की वैल्यू क्या है। अब आप ये बताओ, फार एंड फ्री है, मूवमेंट लगाया, तो मैं मान लो ये कुछ थीटा आपका रोटेशन हुआ,
अब आप ये बताओ, क्योंकि आपका एंड फ्री है और आप मोमेंट लगा रहे हो, तो थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा? थीटा तो बढ़ता चला जाएगा ना, आप कितना भी मोमेंट लगा लो, क्योंकि कोई इस एंड पे कुछ भी नहीं है जो इसको रिस्ट्रिक्ट करे। तो आप क्या बोल सकते हो, आपका थीटा कहाँ तक जा सकता है? अप टू इनफाइनाइट। थीटा इनफाइनाइट हो सकता है, एंड वी हैव m इज इक्वल टू k थीटा। थीटा अगर मैं इनफाइनाइट रखूं तो मैं k क्या दे सकती हूँ? k इज इक्वल टू m अपॉन थीटा, दैट इज m अपॉन इनफाइनाइट। तो मैं k की वैल्यू क्या बोल सकती हूँ? k इज इक्वल टू 0 बोल सकती हूँ। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेंबर बिल्कुल स्टिफ नहीं है, इसकी स्टिफनेस क्या है? 0 है। 0 है, जिसकी वजह से इसका रोटेशन कहीं पे भी पॉसिबल है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? स्टिफनेस 0 का मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी मूवमेंट कैरी नहीं कर सकता। जैसे ही मूवमेंट आया, ये क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। तो इट कैन नॉट कैरी मूवमेंट। ठीक है? अब अच्छा, स्टिफनेस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस बताओ, बताओ मुझे। एक फन फैक्ट है, k की वैल्यू क्या होगी ग्राउंड के लिए? फॉर ग्राउंड, मतलब ग्राउंड की स्टिफनेस क्या होती है? और ये भी बताओ कि एयर के लिए क्या होगी? ग्राउंड के लिए क्या होगी, एयर के लिए क्या होगी? पूछ सकते हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में। स्टिफनेस ऑफ ग्राउंड क्या होती है? ये होती है इनफाइनाइट। क्यों? आपका ग्राउंड डिफॉर्म हो सकता है कभी? नहीं। ग्राउंड आपका, इट इज नॉट डिफॉर्मेबल। ठीक है? सिमिलरली एयर, एयर फ्लोइंग मीडियम है, कभी आपको एयर में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन दिख सकता है? नहीं। तो आपका एयर हमेशा फ्लो कर रही है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी कम उसकी डेंसिटी है तो जहाँ से ज्यादा है वहां से वो इक्वल कर देता है हमेशा। तो एयर क्या है? ये आपका ऑलवेज फ्लोइंग। ठीक है? तो एयर इज ऑलवेज फ्लोइंग, इसका मतलब इसकी स्टिफनेस क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है एयर पे। सिमिलरली आपके ग्राउंड पे भी। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि था आपका स्टिफनेस और स्टिफनेस फैक्टर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव स्टिफनेस के बारे में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन।